दोस्तों, आज की कहानी है मैं आपकी बहन हूँ, कुछ तो रहम करो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अब राजू बाकी लड़कों को ललकारने लगा। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर बचे हुए लड़कों ने वहां से भागने में ही अपनी खैरियत समझी। तकरीबन 3 लाख लोगों की आबादी वाले उस शहर में गरीब परिवार की एक बस्ती है, जहां पर ज़्यादातर मिल या कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के घर हैं। शहर में होने के बावजूद यह बस्ती शहर के बहुत दूर है। सुविधा के नाम पर किराने की 4 छोटी छोटी दुकानें हैं, जो घरों से ही चलती हैं और मजदूरी की उधारी पर टिकी हैं। बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल है, जो सुबह प्राइमरी तो दोपहर में मिडिल स्कूल हो जाता है। बस्ती के सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, इसी स्कूल में पढ़ते हैं। राजू भी इसी स्कूल में 5वीं में जमात में पढ़ता है। राजू का घर एक कमरे और एक रसोई वाला है। घर में मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है। वह छोटा था तभी उसके दादा दादी की मौत हो गई थी। हाँ, दूसरे शहर में नाना नानी जरूर रहते थे। उनकी माली हालात भी बदहाल ही थी और शायद इसी बात के चलते उसका मामा बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था। रोजाना की तरह उस दिन भी राजू स्कूल गया था। पिताजी किसी कारखाने में काम करते थे और आज उनकी छुट्टी थी। राजू के स्कूल जाने के बाद उसके मम्मी पापा खरीदारी करने के लिए अपनी मोपेड पर शहर चले गए। राजू बाजार जाने के बाद अक्सर कुछ गैर जरूरी सामान खरीदने की जिद किया करता था। इसी के चलते उसके स्कूल जाने के बाद बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया गया। वैसे राजू है भी शरारती लड़का। क्लास के सभी बच्चे, खासकर लड़कियां, उससे बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हैं। कुल मिलाकर राजू की इमेज एक बिगड़ी बच्चे की ही है। कुछ ही दिनों के बाद त्योहार आने वाले थे। इसी वजह से खरीदे गए सामान कुछ ज़्यादा ही हो गए। राजू के मम्मी पापा मोपेड पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। तभी सामने से तेज रफ्तार से आती हुई कार के सामने राजू के पापा अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सके और कार से भिड़ गए। भयानक हादसा हुआ और राजू के मम्मी पापा दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रिश्तेदारी में ऐसा कोई था नहीं जो राजू को ले जाता, उसे सहारा देता। सो नाना नानी ही उसे अपने साथ ले गए। पिछले 10 सालों में यह शहर काफी बदल चुका है। संकरी सी पतली गली में पक्की सड़क बन गई है। गली के दूसरे छोर पर पार्क बन गया है। कुछ बड़ी दुकानें भी खुल गई हैं। राजू भी अब 21 साल का हो चुका है। 4 महीने पहले उसके नाना भी की मौत हो गई थी। नानी तो 5 साल पहले ही गुजर गई थी। राजू ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। किसी तरह 10वीं जमात तक तो पहुंचा, मगर पास नहीं हो पाया। नाना के मरने के बाद राजू वापस अपने शहर लौट आया। अपने पास जमा पैसे से घर के आहते में ही उसके पान की दुकान खोल ली। बढ़ी हुई दाढ़ी और डील डौल के चलते राजू पहली नज़र में गुंडों सा दिखता था। रही सही कसर उसके बोलने का अकड़ अंदाज पूरा कर देता था। उसके कारनामे थे ही ऐसे। अपने साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के नाम उसे अभी तक याद थे। उनमें से अगर कोई लड़की उसे राह में अकेली मिल जाती तो वह हाथ जोड़कर बीच सड़क पर खड़ा हो जाता और पूरे दांत दिखाकर उसको नमस्कार कहता। कई बार लड़कियों ने इसकी शिकायत अपने घर वालों से की, लेकिन मोहल्ले में बैठकर कौन झगड़ा मोल ले, किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत न दिखाई। मोहल्ले वालों की सहनशीलता या बिजली को देखकर राजू की हिम्मत दिनों दिन बढ़ने लगी। अब उसने अपनी दुकान में एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम भी लगवा लिया था। म्यूजिक सिस्टम पर लड़कियों को परेशान करने वाले गाने ही बजाए जाते थे। अब पिछले शुक्रवार की ही बात लीजिए। यह शर्मा जी की लड़की, जो कभी राजू के ही साथ पढ़ती थी, लाल रंग का सलवार सूट पहनकर जा रही थी। तब राजू ने अपने म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज़ में गाना लगा दिया।
लाल छड़ी मैदान खड़ी। ऐसे ही जब गुप्ता जी की लड़की किसी फंक्शन में जाने के लिए चमक दमक वाली ड्रेस पहनी हुई थी तो साहब उसको देखकर गाना बजा रहे थे। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। कोई सीधे साधे कपड़े में लड़की आती हुई दिखाई देती तो गाना बजता, धूप में निकला न करो रूप की रानी, या दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए। मोहल्ले की सभी लड़कियां परेशान हो चुकी थी। कई बार वे आपस में मिल भी चुकी थी और राजू को चप्पलों सैंडलों से सबक सिखाने को भी सोच चुकी थी, लेकिन वह दिन बातों को अलावा कभी नहीं आया। शर्मा जी की लड़की दीप्ति एमएससी कर रही थी। क्लास होने के चलते कॉलेज से घर जाने में लेट हो गई। कॉलेज घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था और दीप्ति अपनी साइकिल से कॉलेज रोज आती जाती थी। दीप्ति अपनी एक और सहेली के साथ साइकिल से बाहर निकली ही थी कि उन दोनों को 2 मोटरसाइकिल पर बैठे 5 लड़कों ने घेर लिया। सभी लड़के दीप्ति और उसकी सहेली पर लगातार छींटाकशी करते हुए उन्हें परेशान कर रहे थे। दीप्ति और उसकी सहेली को पसीना आ रहा था। हल्का सा अंधेरा और सड़क का सूनापन लड़कों की हिम्मत बढ़ा रहा था। दोनों सहेलियों के तालू जैसे सूख गए थे। चीखने चिल्लाने की हिम्मत ही नहीं थी उनमें। 2 किलोमीटर के बाद वे दोनों मुख्य शहर में प्रवेश कर गई। अब दोनों की जान में जान आई। दीप्ति की सहेली यही रहती थी, सो वह अब अलग रास्ते चली गई। तुम्हारी ढिलाई के चलते एक लड़की तो हाथ से निकल गई। अब कम से कम इस लड़की को तो अपने साथ ले चलो। 5 में से शायद वह लड़का सबका सरदार था, जो गुस्सा होते हुए बोल रहा था, अरे छोड़ो बॉस, हमारे पास उसे बैठने की जगह कहाँ थी। बस अब इस चिड़िया को लेकर जाकर फुर्र हो जाते हैं। दूसरा बदमाश बोला। दीप्ति को उनके इरादे अब समझ में आ गए थे। उसकी धड़कनें एक बार फिर तेज चलने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने हिम्मत करके अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। किसी तरह दीप्ति अपनी गली के नुक्कड़ तक पहुंच ही गई। तेजी से साइकिल चलाने के कारण वह बुरी तरह से हाँफने लगी थी। घबराहट के चलते उसे चक्कर आ गया और वह वहीं पर गिर पड़ी। लड़के शायद इसी के इंतजार में थे। वे गिरी हुई दीप्ति को उठाकर अपनी मोटरसाइकिल से लेकर जाना चाहते थे। दीप्ति की हालत खिलाफत करने जैसी बिल्कुल नहीं थी। राजू अपनी दुकान पर बैठा यह सब नज़ारा देख रहा था। वह समझ गया था कि दीप्ति मुसीबत में है और लड़कों के इरादे नेक नहीं हैं। बिना एक पल की देरी किए उसने अपनी दुकान में से मोटा सा लठ निकाला, दौड़कर दीप्ति के पास पहुंच गया और सरदार जैसे उस लड़के पर हमला कर दिया। उसने अपने लठ से उस लड़के के पैर में इतनी जोर से वार किया कि वह चीखते हुए गिर पड़ा। उस तरह हुए अचानक वार से बाकी लड़के घबरा गए। वे कुछ समझ पाते इसके पहले ही राजू ने उसी जगह पर पूरी ताकत से दूसरा वार कर दिया। अब वह लड़का खड़ा होने की हालात में नहीं था। अब राजू बाकी लड़कों को ललकारने लगा। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर बचे हुए लड़कों ने वहां से भागने में ही अपनी खैरियत समझी। यह घटना देखकर आसपास कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी राजू की तारीफ ही कर रहे थे। अब तक वहां पर दीप्ति के साथ रहने वाली पास पड़ोस की लड़कियां भी पहुंच गई। उन सभी लड़कियों को राजू की इस तरह तारीफ अखर आई थी क्योंकि वे राजू की असलियत जानती थी। उनमें से एक लड़की हिम्मत दिखाती हुई बोली, राजू खुद कौन सा दूध का धुला है। वह खुद भी आती जाती लड़कियों को देखकर भद्दे गाने लगाकर हमें शर्मसार करता रहता है। कौन जाने आज की घटना इसी गुंडे की चाल हो। इस लड़की की बात सुनकर भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी राजू की तारीफ सवलिया निगाहों से देखने लगे। राजू शायद इस सवाल के लिए तैयार ही था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला,
मुझे यह कहने में ज़रा भी झिझक नहीं है कि इस मोहल्ले में रहने वाली हर लड़की मेरी बहन है। हाँ, मैं अपने म्यूजिक सिस्टम पर उस तरह के गाने जानबूझकर ही बजाता था। वजह जानना चाहोगे आप लोग? मैं चाहता था कि मेरे मोहल्ले में रहने वाली मेरी हर बहन इतनी हिम्मती बने कि वह हर बुरे हालत का सामना आसानी से कर पाए। मैं इस तरह के गाने बजाकर और आप लोगों को सुनाकर आप लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाना चाहता था। मैं चाहता था चाहे एक लड़की ही सही, पर कोई तो आकर विरोध करे। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई लड़की आगे नहीं आई। याद रखिए, किसी भी इंसान का सम्मान उसके अपने घर से ही शुरू होता है। जब आप खुद अपना सम्मान नहीं करेगी तो बाहर वालों को क्या पड़ी है कि वह आपका सम्मान करेगा। अगर आप लोगों ने मेरे कामों का विरोध पहले ही कर दिया होता तो शायद आज इस तरह की घटना न घटती। और एक बात, अगर आप आज ही विरोध करोगे तो भविष्य में मी टू कहने जैसे किसी आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे खुशी है इतनी भीड़ में एक का ही सही आत्मविश्वास आत्मसम्मान जागा, तो मुझे यकीन है धीरे धीरे इस मोहल्ले की सभी लड़कियां भी यह भावना आ जाएगी। आज मेरी गुंडागिरी कामयाब हुई। वाह राजू, जैसी सोच वाले गुंडे शहर के हर गली चौराहे पर हों तो हमारी औरतें लड़कियां सुरक्षित कैसे ना रहेगी। दीप्ति के पिता राजू की पीठ थपथपाते हुए कह रहे थे।